सोच के देखो, एक दिन जब आप नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप अपने स्कूल में हो, ऑफिस में हो, और अचानक से एक फ़ोन आता है, आपके किसी करीबी इंसान का एक्सीडेंट हो गया है। और जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो आप देखते हो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उनका ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट की कॉस्ट बताता है। एक सेकंड के लिए ना खुद को इस सिचुएशन में इमेजिन करो। उस टाइम पे हम लोग और कुछ भी नहीं सोचते, बस हमारे दिमाग में यही चीज़ चलती रहती है कि इनका ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे कितने भी पैसे लगे ले लो। और फिर जब ऑपरेशन होने के बाद आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है ना, तब आपको साथ में मिलती है वो हेफ्टी बिल की चिट्ठी जो आपको कंप्लीटली हिला के रख सकती है। यही सेम सिचुएशन हुई थी मेरे साथ कुछ दिनों पहले। मेरी मॉम का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उन्हें माइनर स्क्रैचेस लगे थे और उनका व्रिस्ट बोन ब्रेक हुआ था। और आप शॉक हो जाओगे ये सुन के कि बस 3 दिन में हॉस्पिटल का बिल 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का हो गया था। अब आप एक मोमेंट के लिए खुद ही सोचिए, एक छोटे से एक्सीडेंट पर अगर इतना पैसा लगता है तो किसी सीरियस डिजीज या फिर किसी इमरजेंसी के लिए कितना लगता होगा। उसी इंसिडेंट ने मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर किया, क्योंकि न जाने इंडिया में कितने ऐसे लोग रहेंगे जिन्हें इतने महंगे हॉस्पिटल बिल का कोई आइडिया ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हॉस्पिटल्स तरह तरह की चीज़ें लगा के आपका बिल बढ़ाते हैं। एक बेसिक टेस्ट जैसे MRI, CT स्कैन की कॉस्ट इंडिया में कितने रुपए तक जाती है। दूसरा, आपके वाइटल ऑर्गन्स जैसे लीवर, किडनी, हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी कॉस्ट कितनी जाती है। तीसरा, कैंसर को ट्रीट करने के लिए कितना खर्चा आता है। एंड लास्टली, ऐसी सिचुएशन में अगर आप कभी फंस जाओ तो आपके पास कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिससे आप भर के एटलीस्ट ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स पे ऑपरेशन तो स्टार्ट कर दो। ये सारी चीजें आज आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जैसे ही आप किसी भी हॉस्पिटल में कदम रखते हो, समझ लेना आपका बिल लंबा फटने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 23% हॉस्पिटल बिल्स कॉस्ट बोरोइंग, यानी किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार से पैसे लेके फंड किए जा रहे हैं, जो बहुत सारी फैमिलीज पर फाइनेंशियल स्ट्रेन दे रहे हैं। और तो और 62% हेल्थ केयर एक्सपेंसेस आज भी आउट ऑफ द पॉकेट पे किए जाते हैं, यानी खुद के हार्ड अर्न्ड सेविंग्स से, जो ये साफ दिखाता है कि आज के समय में हेल्थ कवरेज कितना ज्यादा जरूरी है ताकि लोग ऐसे अनएक्सपेक्टेड हेल्थ क्राइसिस से बच सके। दिल्ली को तो हाईएस्ट इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जाना जाता है, स्पेशली किडनी डिजीज के लिए, और उसके साथ साथ ही कोची, हैदराबाद, बेंगलोर और जयपुर भी इस लिस्ट में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि किडनी इश्यूज से जो भी अफेक्टेड पेशेंट्स रहते हैं उनकी एवरेज एज बस 47 ईयर्स होती है। और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आज तक का सबसे बड़ा बिल था 24,73,894 रुपीज़ का। दैट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। और ये सिर्फ ना किडनी इश्यूज तक सीमित नहीं है। हार्ट डिजीज के क्लेम्स में कोलकाता और मुंबई टॉप पर है, खास करके 31 से 50 के एज ग्रुप के लोग। इनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखती है। प्रॉपर स्लीप का ना मिलना और आज के यूथ का अनहेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल इसका मेन रीज़न है। और अगर आपको लगता है कि ये सब सुनने में थोड़ा स्केरी है तो और सुनो। कहा जा रहा है कैंसर केसेस में 13% का इंक्रीज होगा फ्रॉम 2022 टू 2025। और कैंसर एक ऐसा डिजीज है ना जिससे आप अपने कभी भी बुरे सपने में भी फेस नहीं करना चाहोगे। पेशेंट तो सफ़र करता ही है, प्लस इसे ठीक करने का कॉस्ट भी एक्सट्रीमली हाई होता है। अगर आप कीमोथेरेपी की तरफ देखोगे तो एक साइकिल की कॉस्ट 15,000 से 1 लाख रुपए तक जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। अगर एक पेशेंट को 6 से 12 साइकिल्स की जरूरत पड़ती है तो आपकी टोटल कीमोथेरेपी की कॉस्ट 90,000 से 12 लाख रुपीज तक हो सकती है। उसके बाद ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं उनके साथ हर कंसल्टेशन की कॉस्ट 500 से 3,000 रुपीज तक होती है। ये टोटल मिलाकर 10,000 से 50,000 रुपीज तक हो सकता है। उसके बाद ब्लड टेस्ट, CT स्कैन्स, MRI सब कुछ मिलाकर 5,000 से 30,000 रुपीज तक हो सकता है। और ओवर द टाइम अगर आप कैंसर पेशेंट हो सकता है आपको ऐसे कई सारे टेस्ट करने पड़े और इनका टोटल कॉस्ट कुल मिलाकर 50,000 से 2 लाख रुपीज तक जा सकता है। अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो ये कॉस्ट 20,000 से 1 लाख रुपीज पर एडमिशन तक हो सकता है। ये भी आपको 1 लाख से 5 लाख तक ले ही जाएगा, क्योंकि लंबे टाइम तक पेशेंट्स एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल्स में। उसके बाद ये जो कैंसर की ट्रीटमेंट होती है उसकी साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए अलग से मेडिकेशंस और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। इन सब का कॉस्ट कुल मिलाकर 10,000 टू 15,000 रुपीज तक हो सकता है। ओवरऑल कैंसर ट्रीटमेंट का लाइफ टाइम कॉस्ट 10 लाख रुपीज से 25 लाख रुपीज या उससे भी ज्यादा हो सकता है।
ये ऐसा खर्च है जो किसी भी फैमिली को एक सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल सकता है। लोग लिटरली अपना घर, सोना, चांदी सब कुछ गिरवी रख के या फिर बेच के इतनी बड़ी कॉस्ट को चुकाते हैं। इसीलिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर फोकस करना आज के वक्त में सबसे बड़ी ज़रूरत है, ताकि आप किसी भी फाइनेंशियल बर्डन से बचे। आप खुद ही सोचो, इंश्योरेंस लेना आज की डेट में कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी बन चुका है। क्योंकि अगर इंश्योरेंस नहीं है तो हॉस्पिटल का बिल लिटरली आपको बैंकरप्ट कर सकता है। इंश्योरेंस का जो 5-10 हज़ार पर ईयर का प्रीमियम हम लोग महंगा समझ के नहीं लेते, वो हॉस्पिटल में जाके लाखों का बिल सेव कर सकता है। मार्केट में कई सारे इंश्योरेंस ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन आज मैं आपको एक बेस्ट हेल्थ प्लान सजेस्ट करने वाला हूँ, विच इज ACO प्लैटिनम हेल्थ प्लान। ये अपने यूनिक फीचर्स के लिए जाना जाता है। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है 100% हॉस्पिटल बिल पेमेंट। इसका मतलब है कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपका सारा बिल कवर किया जाता है बिना किसी टेंशन के। और क्या आपको ये चीज़ पता है कि बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में वेटिंग पीरियड होता है और हॉस्पिटल का बिल कुछ सर्टेन परसेंटेज ही पे किया जाता है और बाकी आपको खुद से देना पड़ता है। लेकिन ACO के इस प्लान में 0 वेटिंग पीरियड है, जो आपको इमीडिएट कवरेज देता है। एक और खास बात, ACO प्लैटिनम हेल्थ प्लान में नो रूम रेंट कैप है, यानी कि हॉस्पिटल रूम रेंट का जितना भी खर्चा आपका होता है वो सब रीइंबर्स किया जा सकता है। सोचो, आप किसी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल रूम में जा सकते हैं बिना किसी कैप के टेंशन के। लेकिन याद रखना, जब आप यंग होते हो ना तो आपकी प्रीमियम काफ़ी लो होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है या फिर आपको कुछ एग्जिस्टिंग डिजीजेस होते हैं, हेल्थ केयर इंश्योरेंस लेने पर वेटिंग पीरियड लग सकता है या फिर प्रीमियम्स हायर हो सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को यंग एज पर ही लें, ताकि आप अपने फाइनेंशियल वेलबींग को सिक्योर कर सके। इसीलिए एक बार जाके ACO का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चेकआउट करो। इसकी लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि ये जो अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे MRI, CT स्कैन या फिर अलग अलग टेस्ट, इनकी कॉस्ट कितनी होती है। अगर टेस्ट की बात करें तो ये एक्सट्रीमली महंगे हो सकते हैं। इंडिया में एक MRI टेस्ट का बेसिक कॉस्ट ही 5,000 से 15,000 रुपीज़ तक हो सकता है, जो कि सिटी और फैकल्टी के हिसाब से बदलता रहता है। इसका मतलब है कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं तो कॉस्ट और भी ज़्यादा हो सकती है। फिर बात करते हैं CT स्कैन की, तो ये 4,000 से 12,000 की रेंज में आता है। और यहाँ पे सिर्फ MRI और CT स्कैन की बात नहीं है, ब्लड टेस्ट और ऐसे कई सारे छोटे मोटे एड ऑन अलग अलग टेस्ट होते हैं जो आपकी कॉस्ट ओवरऑल बढ़ा के रख सकते हैं। आजकल हेल्थ केयर में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है कि जितना ज़्यादा एडवांस्ड और क्रिटिकल डायग्नोसिस होगा उतना ही महंगा टेस्टिंग भी पड़ सकता है आपको। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर आपको MRI या CT स्कैन के अलावा भी और कोई टेस्ट रेकमेंड करे तो ये एक्सपेंसेस एकदम से स्काई रॉकेट भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गन सर्जरीज के बारे में। हॉस्पिटल का सबसे बड़ा फाइनेंशियल शॉक तो तब आता है जब आपको किसी मेजर ऑर्गन का ऑपरेशन करना पड़े। इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांट का 5 लाख से लेकर 10 लाख तक खर्चा होता है। लीवर ट्रांसप्लांट का तो 20 लाख से 35 लाख तक खर्चा होता है। और हार्ट सर्जरी, ये तो भाई सबसे महंगी होती है। इसका बेसिक से बेसिक कॉस्ट 3 लाख से 20 लाख के बीच में होता है। ये सिर्फ ऑपरेशन की कॉस्ट है। पोस्ट ऑप मेडिकेशन और रेगुलर चेकअप का अलग से ऐड कर लो तो समझ जाओ आपका बिल कितना बड़ा बन सकता है। अब इसके बाद आता है इन्फ्लेशन। मानता हूँ कि हर साल आपकी सैलरी 10 से 12% से बढ़ रही है, बट उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है। इंडिया में 2024 में हेल्थ केयर कॉस्ट का एनुअल इन्फ्लेशन रेट 14% से बढ़ रहा है। और तो और इवन इक्विपमेंट के जो चार्जेस होते हैं वो भी 20 से 30% बढ़ चुके हैं पिछले 5 सालों में। और प्रोसेस की बात करें तो ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। पहले आप एक डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको एक स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा। स्पेशलिस्ट की कॉस्ट अलग होती है। फिर वो स्पेशलिस्ट बोलेगा ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, और बस एक टेस्टिंग साइकिल में ही आपका बहुत सारा पैसा निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, उसके बाद पोस्ट ऑपरेशन चेकअप्स, उसके बाद वापस ब्लड टेस्ट, अलग अलग टेस्ट। तो इस सब से बचने के लिए आखिर आपको करना क्या चाहिए? इंश्योरेंस के साथ साथ एक इमरजेंसी फंड बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फंड आपके बैंक में एक सेपरेट अकाउंट में हो सकता है या फिर FD में भी आप इसे रख सकते हो, जहाँ से आप इसे इजीली विड्रॉ कर सको। इसका एम बड़ा सिंपल है। जब भी आपको कोई इमरजेंसी आए तो आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत ना हो या फिर कहीं से लोन लेने की ज़रूरत ना हो। ये फंड सिर्फ आपकी हेल्थ इमरजेंसीज के लिए नहीं बल्कि जॉब लॉस या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त पे भी काम आएगा। तो ऑन एन एवरेज आपको कितना इमरजेंसी फंड आपके अकाउंट में रखना चाहिए, इसका एक स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपीज़ पर मंथ है।
अब इसमें सबसे पहले आएंगे आपके बेसिक एक्सपेंसेस, जैसे रेंट का कॉस्ट जो हम लोग मान लेते हैं 10,000 रुपए है। उसके बाद आते हैं ग्रोसरीज और डेली नीड्स जो हम लोग मान लेते हैं 8,000 रुपीज पर मंथ है। अब उसके बाद आते हैं यूटिलिटीज और बिल, जैसे आपका वाईफाई का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसे हम लोग कंसिडर करेंगे 5,000 रुपीज पर मंथ। अब उसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपके बाइक का खर्चा, आपका डीजल, आपका फ्यूल, इसे हम लोग कंसिडर करेंगे 4,000 रुपीज पर मंथ। उसके बाद पर्सनल केयर और अदर एक्सपेंसेस के लिए हम लोगों ने 3,000 रुपए अलग से छोड़ दिए। तो ये कुल मिला के आपके टोटल एक्सपेंसेस हो गए 30,000 रुपीज पर मंथ। तो आपको कितना सेव करना चाहिए आपके इमरजेंसी फंड के लिए अगर आपके खर्चे 30,000 रुपए है? आइडियली आपको अपनी सैलरी का 10 to 20% डायरेक्टली इमरजेंसी फंड में डालना चाहिए। इसका मतलब अगर आप 50,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हो तो आपको 5,000 से 10,000 रुपीज़ मंथली सेव करने हैं फॉर इमरजेंसी फंड। मान लो अगर आप 10,000 रुपीज़ सेव करते हो एवरी सिंगल मंथ तो 6 मंथ्स में आप 60,000 रुपीज़ एक्यूमुलेट कर सकते हो। लेकिन इस इमरजेंसी फंड को हम लोग रखेंगे कहाँ पे? क्योंकि अगर उसे ऐसे ही रहने दिया तो इन्फ्लेशन वैसे भी उस पैसे को कौड़ियों के दाम में बना देगा। तो आप अपने इमरजेंसी म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट कर सकते हो किसी हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में, किसी एफडी में या फिर किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे आपके पैसे सेफ रहेंगे और जरूरत पड़ने पर आप इसे इजीली एक्सेस भी कर सकते हो। अब आपके पास कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इसका एक जनरल रूल है कि आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 3 to 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस कवर करने जितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 रुपीज है तो आपके पास एटलीस्ट 90,000 से 1,80,000 तक का इमरजेंसी फंड हर बार हर समय मेंटेन होना चाहिए। अगर आप और भी ज़्यादा सिक्योर फील करना चाहते हो तो इस 3 to 6 मंथ वाली सेविंग को 12 मंथ तक का बना देना, आपकी लाइफ और भी आसान हो जाएगी। अभी के लिए मान लेते हैं यू आर एमिंग फॉर 6 मंथ का फंड। सपोज आप अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हो और 1,80,000 का इमरजेंसी फंड आपका टारगेट है और मान लो आप हर महीना 10,000 रुपीज सेव कर रहे हो और उस इमरजेंसी फंड में डाल रहे हो तो 6 मंथ्स में आपके पास आपकी टोटल सेविंग हो जाएगी 60,000 रुपीज। 12 मंथ में आपकी टोटल सेविंग हो जाएगी 1,20,000 रुपीज और 18 मंथ में आपकी टोटल सेविंग हो जाएगी 1,80,000 रुपीज की, जो आपका टारगेट था। सो ओवरऑल 18 मंथ्स में आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा अगर आपका टारगेट 1,80,000 है और आप हर महीने 10,000 रुपीज सेव करते हो। याद रखो, इमरजेंसी फंड एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कभी अगर आप उसे गलती से भी यूज कर लो तो उसे रिप्लेनिश जरूर करना सो दैट इट इज ऑलवेज रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड। आज ही एक सेपरेट अकाउंट खोल लो और उसमें अपनी सेविंग्स डालना स्टार्ट करो। उस अकाउंट से कभी पैसे विड्रॉ मत करना, सिर्फ ज़रूरत पड़े तो ही विड्रॉ करना। एक छोटा सा स्टेप है, उसे ज़रूर लेना और धीरे धीरे बैलेंस बिल्डअप करते रहना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद आखिर में डिस्कस करते हैं कि आपके पेरेंट्स की एज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे इससे इंश्योरेंस के प्रीमियम अफेक्ट हो सकते हैं और कैसे आपकी हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ सकती है। देखो, ये चीज़ हम सबको याद रखनी चाहिए कि जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स की उम्र बढ़ती जा रही है उनके इंश्योरेंस के प्रीमियम भी उतने ही क्विकली बढ़ते जाते हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद कई सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लगते हैं और जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है इंश्योरेंस लेना और भी मुश्किल होता है और प्रीमियम्स भी एकदम स्काई रॉकेट कर जाते हैं। एक रीसेंट डेटा के हिसाब से अगर आप 30 के एज में इंश्योरेंस लेते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, लेकिन अगर आप 50 के बाद लेते हो तो प्रीमियम लगभग डबल हो जाता है। और हमारे पेरेंट्स के केस में कई बार उन्हें कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस भी होती है जो उस प्रीमियम को और भी एक्सपेंसिव बना देती है। अगर आपके पेरेंट्स के पास अभी तक कोई भी इंश्योरेंस नहीं है तो जल्दी से उनके लिए ऑप्शंस देखना शुरू करो। हर इंश्योरेंस कंपनी में सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग अलग प्लान्स होते हैं, लेकिन ये बहुत सिलेक्टिव होते हैं और उनका प्रीमियम भी कंपैरेटिवली हाई होता है। तो अगर आपकी पेरेंट्स की एज 50 के नीचे है तो अभी इज़ द राइट मोमेंट, जल्दी से जल्दी उनका कोई भी इंश्योरेंस करवा लेना। एटलीस्ट एक इंश्योरेंस तो आपकी फैमिली को कवर करना ही चाहिए। और अगर आप और भी ज़्यादा डिले करोगे इस इंश्योरेंस को लेने में तो एक बात और समझ लो कि ये चीज़ आगे जाके और भी महंगी पड़ सकती है आपको, क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स को कोई भी मेजर हेल्थ इशू होता है तब सबसे पहले हम उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट चाहते हैं। अगर इंश्योरेंस ऑलरेडी होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कॉस्ट होती है वो इंश्योरेंस कवर कर लेता है। नहीं तो इमरजेंसी के टाइम पे आप पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है। तो देखो, हम लोग अपने लाइफ में बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं, उनके लिए इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग्स करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा भी ध्यान ना दो तो ये सारी चीज़ें एक ही दिन में गायब हो सकती है।
आपके सपने हैं, आपका फ्यूचर एक ही दिन में खत्म हो सकता है। इसीलिए जल्द से जल्द अपना इमरजेंसी फंड बना लेना और इंश्योरेंस लेने के डिसीजन में देर मत करना। और आपको और एक बार याद दिला दूं, ACO का प्लैटिनम हेल्थ प्लान सबसे बेस्ट इंश्योरेंस प्लान है। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से उसे एक बार जरूर चेकआउट करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।